पाइथन यूनिट 3 के क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट को हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग यूनिट है, इसलिए आराम से इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 स्ट्रिंग और टपल के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा रिप्रेजेंटेशन शो किया है, क्योंकि ये मेरे को भी काफ़ी कंफ्यूज करता था। स्ट्रिंग जो होता है उसको हम लोग एपिस्ट्रोफे या फिर ऐसे बोले तो कोट्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज नथिंग, हमने पढ़ रखा है, अरे ऑफ कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड इन कोट्स, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है। टपल की बात करें तो ये ऑर्डर्ड इम्यूटेबल, यानी इसके अंदर चेंजेज हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स का ये कलेक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रिंग और टपल जो दोनों होते हैं वो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर्ड होंगे वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स्ड ऑर्डर के मतलब एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टोर होंगे, यानी हर एक एलिमेंट के पास अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड एड्रेस होगा। जब उस एड्रेस को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग स्ट्रिंग या फिर टपल के अंदर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी को भी मैं काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार जब क्रिएट कर लिया तो इसका मतलब हम लोग उसके अंदर कुछ भी कर लें, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूटेबिलिटी का सिंपल मतलब यही होता है कि अगर हमने क्रिएशन कर लिया, जैसे मान लेते हैं एक सीक्वेंस का हमने क्रिएट कर लिया, ऐसे समझो एक कतार का, जिसके अंदर हमने एक लाइन से बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया। अब जब सारे बच्चे हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा हो गए तो वो क्या हो गया, वो सीक्वेंस इम्यूटेबल हो गया, यानी उसके अंदर हम लोग चाह कर भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने बोला कि सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा खड़ा होगा तो वो कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही सबसे आगे खड़ा होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई और ऑर्डर का सीक्वेंस चाहिए, मतलब अब अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें इसको चेंज करना है तो हमें कुछ और रूल लगाना पड़ेगा। जैसे पहले हमने बोला कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, अब हम लोग बोलेंगे कि हाइट और एज दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ। कहने का सिंपल मतलब ये है, बॉयल डाउन इस चीज़ पर होता है कि अगर हमने इम्यूटेबल सीक्वेंस बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। हमने स्ट्रिंग और टपल को पढ़ा, तो स्ट्रिंग और टपल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि कनकैटिनेशन। इसके बारे में हमने सी लैंग्वेज के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड के अंदर पढ़ा होगा। कनकैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को हम लोग एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कनकैटिनेशन सिंपल का मतलब यही, वर्ड का मतलब यही होता है। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग चाहें तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। टपल की स्पीड की जो बात करेंगे तो वो क्या होता है, टपल जो होता है वो फास्टर होता है लीस्ट के कंपेरिजन में। लिस्ट, टपल, इन सबको थोड़े थोड़े डिटेल में हमने यूनिट 1 या यूनिट 2 के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि टपल का यूज लेकिन हम लोग कब करेंगे, जब हमें अपने जो हमने डेटा सेट बनाया है, जो सीक्वेंस हमने बनाया है, उसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि डेटा को कुछ भी हो जाए, बदलना नहीं है, तब हम लोग टपल का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टपल के अंदर हमने एक सिंगल एलिमेंट लिख रखा है, पहले तो मैंने बहुत बड़े बड़े सिंबल में शो किया कि टपल को हम लोग किस में शो करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं दो ब्रैकेट, जो कि कर्व्ड ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, उसको कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं याद करने के लिए। तो टपल को हमने रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट हम लोग लिखते हैं उसके बाद हमें एक कॉमा देना होगा, वरना अगर हम कॉमा नहीं देंगे तो पाइथन उसको एक नॉर्मल इंटीग्रल वैल्यू ट्रीट करेगा। ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके रखा है, सबसे ऊपर हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं। जैसे हमने डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को शो किया है, ए को प्लस बी किया है, तो प्लस जो सिंबल था वो किसके लिए था, कनकैटिनेशन, जुड़ाव के लिए था। ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जब हमने ज्वाइन किया तो ए और बी क्या हो गया, एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया। फिर हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग ए जो लिया है उसके अंदर ए है। अब ध्यान रखो ए जो है वो कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है, कौन से एड्रेस पर स्टोर्ड है, वो है 0th एड्रेस, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे। ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो ऐसे हमने बोल लिया, उसको हमने क्या किया कि 3 किया। हमने पढ़ रखा है ना, कनकैटिनेशन पहला ऑपरेशन और दूसरा रिपीटेशन ऑपरेशन, जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया था। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये माइंड में अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर हमने स्टार 3 किया है, यानी जो स्ट्रिंग ए है उसको आप 3 टाइम्स रिपीट करो, ये स्टार का मतलब हुआ। प्लस का मतलब ऐड जनरल नोशन में, लेकिन यहाँ पर कनकैटिनेशन और स्टार का मतलब रिपीट। तो रिपीट मतलब क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसके अंदर ए 3 टाइम्स रिपीटेड हो जाएगी। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा स्ट्रिंग है वो 0th एड्रेस से स्टार्ट होगी, 0 पर एच है, फिर 1 पर ई है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इस डॉट अपर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग के अंदर इंडिविजुअल एड्रेसेस पर स्टोर्ड कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि स्ट्रिंग होता क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जब एस डॉट अपर किया तो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में चले जाएंगे। एस डॉट लोअर यानी कि वो लोअर केस के अंदर चले जाएंगे। और स्प्लिट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल सेट ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर्स है
वो अलग अलग तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एस डॉट स्प्लिट में हेलो को अलग शो किया गया है और कॉमा से वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया गया है। और फिर हमने क्या लिख रखा है, देखो ज्वाइन वाला मैंने यूनिट 1 के अंदर भी काफ़ी अच्छे से बताया था। मैं बार बार इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये काफ़ी टफ लगती हैं और समझने में थोड़ा क्रिटिकल होती है, मैं लेकिन ईजी बना रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर जैसे हमने ज्वाइन के लिए हमने पढ़ रखा है ना कि ज्वाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी जो कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्प्लिटेड स्ट्रिंग्स हैं, उनको जब हम ज्वाइन कराना चाहते हैं तो किस सिंबल का यूज करना चाहते हैं, वो एक हाइफन बोल सकते हैं, उसका हमने यूज किया। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए और बी। ठीक है। फिर टपल क्रिएशन, टपल के बारे में भी मैंने काफ़ी बड़े बड़े सिंबल्स शो किए हैं उसी की वजह से याद करने के लिए। तो टपल को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था कर्व ब्रैकेट या फिर जो भी ब्रैकेट आप बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो टी इज इक्वल टू 1 2 3 हमने शो किया, और एक सिंगल एलिमेंट अगर होगा तो उसके लिए मैंने पिछले पेज में एक्सप्लेन किया कि हमें टपल कैसे क्रिएट करना है। समझ में आ रही है ये बात? और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेनेशन और कोर लॉजिक को समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया, मैंने यूनिट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी फंक्शन जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जा करके हम लोग कोई नई वैल्यू ऐड कर दें। जैसे स्ट्रिंग एस के अंदर मान लो हमने हेलो वर्ड स्टोर करके रखा है, अब हम चाहते हैं कि एस के 0 पर जा करके कैपिटल एच की जगह पर स्मॉल एच या फिर स्मॉल एच की जगह पर कैपिटल एच कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी उसके केस में हमें एक नई ओरिजिनल स्ट्रिंग की जगह पर वो क्या हो जाएगा, दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। वो स्ट्रिंग जो ओरिजिनली स्टोर्ड है एस के नाम से, वो मॉडिफाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो यहीं लिखा गया है कि दे रिटर्न अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग इंस्टेड। ठीक है। फिर हमने स्प्लिट वर्सेस ज्वाइन के बारे में पढ़ा। अब काफ़ी ध्यान से समझना, देखना स्प्लिट जो है वो हमने पढ़ा ना, एक स्ट्रिंग है जो हेलो वर्ल्ड है, उसको हमने जब स्प्लिट किया तो हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेगा। ठीक है। मतलब स्प्लिट जो होता है वो स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ज्वाइन जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट के अंदर हमने इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स जो स्टोर कर रखे हैं, नीचे देखो जैसे हेलो और वर्ल्ड अलग अलग स्टोर्ड है, जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक सिंगल स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे याद रखो, इस स्प्लिट जो है वो स्ट्रिंग से किसके अंदर कन्वर्ट करेगी, लिस्ट के अंदर। एस पी एल जैसे है एस एल, ऐसे याद कर सकते हैं। और ज्वाइन जो है उसमें क्या होता है कि हमें लिस्ट से स्ट्रिंग मिलती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? स्ट्रिंग और टपल के बारे में समझने के बाद अब हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो स्ट्रिंग थी वो इम्यूटेबल थी, उसको हम लोग कोट्स के अंदर शो करते हैं, सिंगल या फिर डबल, जो हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने टप्पल के बारे में पढ़ा, टप्पल को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए जो ब्रैकेट यूज किया वो समझ गए। उसके बाद हम लोग लिस्ट के लिए, लिस्ट को ऐसे देखो कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, एल जो है ना उसी तरीके से उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है और थोड़ा मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता था इसकी वजह से। तो लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल, यानी कि इसके अंदर चेंजेज हम लोग कर सकते हैं, वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जबकि डिक्शनरी जो होता है, मैंने पहली यूनिट में बताया था, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर डेटा एक्सेस के लिए। और इसके अंदर जो डेटा एक्सेस होगा वो की के थ्रू स्टोर होते, की के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लिस्ट होते हैं वो ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होते हैं, और डिक्शनरी जो होते हैं उनके अंदर हम अगर हम लोग मैपिंग करना चाहते हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यूनिक कीज का यूज करेंगे, जो कि डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। अब हम लोग जैसे स्ट्रिंग और टपल के बारे में, की फीचर्स के बारे में समझा, तो म्यूटेबल के अंदर कौन से आते हैं, टपल और डिक्शनरी। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन बनी है जिसके अंदर अगर हम लोग एक दूसरे बच्चों को दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर देते हैं, जैसे पहले नंबर पर कोई खड़ा है, तीसरे नंबर पर कोई खड़ा है, तो तीसरे वाले को पहले पोजीशन पर कर दें और पहले वाले को तीसरे पोजीशन पर कर दें तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लिस्ट के फीचर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पहले यूनिट में भी बात किया था कि लिस्ट जो होता है वो अलग अलग डेटा टाइप को एक ही बार में स्टोर कर सकता है। जैसे 1 इंटीजर हेलो स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, 3.14 फ्लोट को। स्लाइसिंग, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्पेसिफिक पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, आगे हम लोग समझेंगे। डिक्शनरी के फीचर्स की बात करें तो की वैल्यू कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया, की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैल्यू रिपीट हो सकती है, बट की जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100% यूनिक। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को जो हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग कीज का यूज करेंगे, और अगर कीज रिपीट हुई तो हमारे लिए ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूजन इंक्रीज करेगा हमारे लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो वैल्यू मैंने वहीं लिख रखा है कि वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कीज के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जो एड्रेस जो कि हमने स्ट्रिंग के अंदर यूज किया एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को, उसको हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी के ऊपर वेरियस ऑपरेशन जो परफॉर्म हो सकते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट स्लाइसिंग, इसके बारे में मैंने यूनिट 1 में भी एक्सप्लेन किया था। जैसे लिस्ट में हमने स्टोर कर रखा है 1 2 3 4 5। लिस्ट के ब्रैकेट को याद करने के लिए मैंने तरीका बताया ना, एल से इसको रिलेट करो। देखो ब्रैकेट्स जो यूज करते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए वो एल से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है। तो L14 हमने बोला, यानी पहले इंडेक्स से लेकर के चौथे इंडेक्स तक की वैल्यू को बाहर निकाल लो एज एन आउटपुट।
तो मैंने ये भी बता रखा था कि बाहर वाला जो इंडेक्स होता है फाइनल इंडेक्स, उसकी वैल्यू को हम लोग आउटपुट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 0th लोकेशन पे 1 स्टोर्ड है, फर्स्ट लोकेशन पे 2 स्टोर्ड है, सेकंड लोकेशन पे 3। इस तरीके से ये तो समझ में आ ही रहा होगा। सी लैंग्वेज पूरा पढ़ा, ये भी उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो वही दिक्कत है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन की वैल्यूज आउटपुट मिलेंगी, जो कि मिलेंगे 2, 3 और 4। अब लिस्ट के फंक्शंस, इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से समझते हैं। एल डॉट अपेंड 4, यहाँ पर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट लोकेशन। एल डॉट अपेंड का सिंपल मतलब क्या हुआ, मैं इसको हिंदी भाषा में बताऊँ तो ऐसे बोलूँगा कि लिस्ट के लास्ट वैल्यू पर जा करके वहाँ से तुम नई कुछ वैल्यू क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो लास्ट इंडेक्स जो है वहाँ, उसके बाद तुम नई वैल्यू जिस लिस्ट के अंदर और भी वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। जैसे एल डॉट अपेंड 4 है, उसके बाद हमने कुछ और वैल्यूज ऐड की तो 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग उसके लास्ट पोजीशन से ऐड कर सकते हैं। एल डॉट रिमूव 2 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस हम लोग लिख देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू हट जाएगी। जैसे एल डॉट रिमूव 2, तो सेकेंड लोकेशन पर जो हमारे पास 2 स्टोर है, 2 नहीं, ध्यान रखो 3 स्टोर है, क्योंकि 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, तो 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एल डॉट पॉप का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम लोग लास्ट एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं हमारे लिस्ट से, मतलब हटा सकते हैं। और एल डॉट शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिस्ट को इन प्लेस शॉर्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार शॉर्ट कर सकते हैं। और इन प्लेस का मतलब क्या हुआ कि वहीं लिस्ट शॉर्ट होके नई लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके लिए कोई अलग से कॉपी लिस्ट नहीं बनेगी मेमोरी के अंदर। डिक्शनरी के फंक्शंस की बात करें तो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने का सेम सब कुछ मैंने थोड़े से समरी में आपको यूनिट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था, यूनिट 2 के अंदर भी शायद किया था मैंने। तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू, जैसे की लिखा ए, फिर हमने 1 लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉमा बी लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हमने वैल्यू लिखा। डी डॉट कीज, यानी ये हमें कीज रिटर्न करेगा। डी डॉट वैल्यूज, ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। डी डॉट आइटम्स, आइटम्स का मतलब क्या हुआ, आइटम का मतलब समझते हो कि हमारे कोई भी किसी तरीके से हमने लिस्ट बना रखा है, उसके अंदर आइटम्स का सिंपल मतलब है कि जैसे भी तुमने जो भी तुमने कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो एक कॉरस्पॉन्डिंग आइटम है उस डिक्शनरी का। तो हमें यहाँ पर A1 B2 ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट की वैल्यू पेयर मिल जाएगा, ठीक है, A1 B2। उसके बाद डी डॉट अपडेट C3, यानी हम क्या करेंगे कि कुछ नए पेयर्स को या तो ऐड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स को। तो की अब यूनिक होना चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेसी उसके अंदर अलाउड हो सकती है। समझ में आई, ये सारी चीज़ें समझ में आई। इसको बस 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हमने जैसे लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में भी मैनिपुलेशन के अंदर कुछ डिटेल में समझा था, तो लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। लिस्ट के बारे में सबसे पहले हमने देखा एल से, याद है ना, एल से जो हमने ब्रैकेट उसके लिए यूज किया था वो। तो लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी इसके अंदर अपडेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो यानी जैसे फंक्शंस हमने पढ़ा ना, अपडेट, सॉर्ट, इन सब फंक्शन को यूज करके हम लोग लिस्ट के अंदर अपडेट अपने आप से कर सकते हैं उसी लिस्ट के अंदर, ठीक है। जबकि टपल और जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा उसके अंदर अपडेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है म्यूटेबल का, कि हमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं क्रिएट करनी है, उसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर या फिर उसी पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपडेट चाहें तो कर सकते हैं। ये हुआ सिंपल देसी भाषा में म्यूटेबल का मतलब। जबकि डिक्शनरी के मैनिपुलेशन लॉजिक की बात करें तो जैसे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उनके की के अनुसार। ये तो चीज़ कविता की तरह याद हो चुकी होगी। तो जैसे DC इज इक्वल टू 3 हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक नए पेयर को ये ऐड कर देगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो, वरना उसको वो अपडेट कर देगा। DC क्या है यहाँ पर की है और 3 क्या है यहाँ पर वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर हमने क्या किया, लिस्ट जो डिक्शनरी है सॉरी, उसके अंदर हमने क्या किया कि अपडेट कर दिया। अपडेट कब किया, जब वो वैल्यू पहले से नहीं थी। और अगर वो वैल्यू पहले से थी तो क्या करेंगे, सी, यानी कि हम लोग की पर जाएंगे, देखेंगे सी कहाँ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर 5 स्टोर है तो 5 को हटा करके हम लोग वहाँ पर क्या कर देंगे, 3। हम लोग नहीं करेंगे, बेसिकली कोड के अनुसार वो 3 वहाँ पर हो जाएगा जब हम लोग ऐसे कर देंगे तब, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लिस्ट और स्ट्रिंग होते हैं उनके अंदर हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं। मैंने समझाया ना, 0 लोकेशन पे 1, 1 लोकेशन पे 2। तो यहीं स्ट्रिंग के लिए भी मैंने समझाया हेलो वर्ल्ड वाले एग्जाम्पल के अंदर। जबकि डिक्शनरी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कीज का यूज करते हैं। मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर की के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसी की वजह से जो की होती है वो यूनिक होती है। जबकि लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एड्रेसेस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा, जावा के अंदर पढ़ा होगा, या फिर जो पाइथन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो एक्जैक्टली सेम फंक्शन है। उनका डेफिनेशन, ओवरऑल लॉजिक जो है वो सेम है। हाँ, लिखने के तरीके में बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पाइथन के अंदर शादी का फंक्शन होता है और जावा के अंदर बर्थडे का फंक्शन होता है, नहीं। जो एक फंक्शन का ओवरऑल डेफिनेशन, वर्किंग लॉजिक है वो सेम होता है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिक क्या होते हैं, ऐसे बोले तो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रीयूजेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमने ऐड का एक फंक्शन बना लिया, अब जहाँ जहाँ हम उसको चाहें कॉल करें, यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हो। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि फंक्शन के अंदर क्या स्टोर्ड है, कैसे क्या करता है, बस हमने ऐड कॉल किया, ऐड उसने कर दिया, काम खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है उससे, ये चीज़। तो फंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कोड को स्मॉल, मैनेजेबल और हाईली रीयूजेबल पार्ट के अंदर बोले तो कंप्रेस कर देते हैं। ये सिंपल वर्ड है फंक्शंस का। ये एग्जाम के अंदर का डेफिनेशन हो गया, लेकिन समझने के लिए यही है कि ये क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होते हैं जो हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन की बेनिफिट्स और टाइप के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट, हम लोग कोड के अंदर फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी एक बार एडिशन का फंक्शन को डिफाइन कर लो, बार बार यूज करते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, रीडेबिलिटी, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स कोड को सिंपल बना देते हैं, जिसके बारे में हमने समझा था। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ तो हुई, तो रीडेबिलिटी जो होती है ना वो अब्स्ट्रक्शन भी होती है। अब्स्ट्रक्शन मतलब इन द सेंस होती है, अब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया। इसको ऐसे समझो कि तुम एक शोरूम में गए गाड़ी खरीदने, तो तुम्हें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम इंजन की मैकेनिज्म पर समझने लगोगे, कितने स्ट्रोक का इंजन है, क्या हुआ इसके अंदर, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हें पता नहीं करनी होती हैं। वरना वो सब चीज़ें अगर पता करनी है तो फिर वो भी तुम्हें बता नहीं पाएगा, बोलेगा आप पैसे लीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो ऐसा चीज़। और डिबगिंग क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने एडिशन फंक्शन कॉल किया और हमने देखा कि 2 और 3 पास किया था, तो हमें 5 आउटपुट आना चाहिए था, जबकि आउटपुट आ गया 6। इसका मतलब उसके जो फंक्शन का, एडिशन का जो फंक्शन है उसके लॉजिक के अंदर कुछ गलती है, बाकी प्रोग्राम के अंदर कुछ गलती नहीं है। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो फंक्शंस होते हैं वो हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ में कि हम लोग डिबगिंग, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स के प्रोसेस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ईज प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो ये भी तुमने पहले पढ़ा होगा, प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, जो कि होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर भी थे ऐसे बहुत सारे। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोगों के पास पहले से यूज करने के लिए प्रोवाइडेड होते हैं कि इनके बारे में पता हो, बस उनको यूज करते जाओ, कुछ पता ही नहीं करना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं क्या नहीं, बस वैल्यू पास करो, तुम्हें आउटपुट मिलती जाएगी, वैल्यू पास करो, आउटपुट मिलती जाएगी। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि पाइथन के अंदर सारे के सारे फंक्शंस तुम्हारे यूज के प्रोवाइडेड होंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जो तुम्हें खुद क्रिएट करने होंगे और क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो जब क्रिएट करना पड़ेगा तो उनको तुम DEF कीवर्ड क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड ऑफ एवरी लैंग्वेज विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे DEF है तो इसका यहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग ये है कि तुम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो DEF का यूज करके तुम अपने अनुसार, यूजर तुम हो और अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये पूछा जाता है LEN जो यहाँ पर है वो देखो ध्यान से, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लिस्ट है। लिस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखने में ही पता चल जा रहा है कि हमने एल से यूज की रिप्रेजेंट किया था, कि जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं, जिसके लिए हम लोग आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। तो LEN जो है वो क्या एक्सप्लेन करेगा कि कौन से सारे एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। LEN एल के अंदर क्या करेगा, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट, जो कि 3 है इस केस में। मैक्स एल यानी मैक्सिमम एलिमेंट जो कि इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और मिनिमम एल का मतलब क्या हो जाएगा कि मिनिमम एलिमेंट जो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम एल का मतलब क्या हो जाएगा, सम यानी ऐड ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होगा कि बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो पता चल गया कि तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे DEF कीवर्ड हमने यूज किया, स्क्वायर एक्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंडेंटेशन करके उसी के अंदर हमने रिटर्न एक्स स्टार एक्स लिख दिया। यानी कि जब हमें इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, एक्स की जगह पर अगर हम लोग डिफाइन स्क्वायर 3 बोलेंगे तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, 5 स्टार 5। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना प्रिंट स्क्वायर 5, तो हमने सबसे पहले ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने कॉल किया प्रिंट स्क्वायर 5। तो यहाँ पर 5 जो है वो एक्स के अंदर चला जाएगा, तो एक्स और एक्स की वैल्यू मतलब 5 हो जाएगी, और यहाँ पर हमें रिटर्न आउटपुट क्या मिलेगा, प्रिंट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से हमें मिलेगा 5 स्टार 5 यानी कि 25। अब हम लोग थोड़े लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा ना LEN MAX मैक्स मिन सम के बारे में, तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हिंदी में बताऊँ, सार्वभौमिक होता है। यानी इसको हम लोग किसी भी लिस्ट, किसी भी टपल या स्ट्रिंग, डिक्शनरी किसी के ऊपर लगा सकते हैं। एलियन क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, आइटम्स काउंट करेगा। डिक्शनरी के केस में मैंने बताया था ना, आइटम का मतलब की वैल्यू दोनों हमें चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ढांचा तैयार करते हैं कि हमारा फंक्शन ये होगा, ऐसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। और रिटर्न जो होता है वो तो सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमें ये फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया था, ट्रिगर किया था। ये
तो डिफाइनिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन पूछता है। तो डिफाइनिंग अ फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन मीन्स मेमोरी एलोकेशन, लेकिन यहाँ पर वो वेरिएबल के लिए होता है। डिफाइनिंग अ फंक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, वो क्या परफॉर्म करेगा, कौन से टास्क, ये हो गया डिफिनीशन का मतलब। जबकि कॉलिंग अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने डिफिनीशन उसका डिफाइन कर रखा है पहले से, अब हम लोग उसको कॉल करना है। जैसे प्रिंट स्क्वायर 5 हमने लिखा था ना, तो वो कॉलिंग हो गया, और जबकि है जो DEF कीवर्ड का यूज करके हमने डिफाइन किया था स्क्वायर एक्स स्टार एक्स, वो हो गया डिफिनीशन, पिछले पेज में था, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने डिफाइन MYFUNC हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक कि हम लोग आगे जा करके उसका यूज ना करें। अब ऐसे समझो कि एडिशन के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो जब हम उसको वापस से कॉल करेंगे तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि कॉल किया सब्ट्रैक्शन का फंक्शन और एडिशन हो जाएगा, नहीं। कहने का सिंपल मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन किया, अगर तुम उसको आगे यूज करना चाहते हो तो यू विल हैव टू कॉल इट। कहने का मतलब क्या होता है कि डिफिनीशन पहले और कॉलिंग, यानी हम जब कॉल करेंगे वो बाद में होता है, पहले डिफिनीशन कॉल बाद में। डिफिनीशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन का, और कॉलिंग बाद में होता है उसको, यानी ट्रिगर हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है, ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, इसकी वजह से मैंने टेबल बना रखा है कि किसके लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं। हालांकि लिस्ट के लिए याद करने के लिए मैंने तरीका बता ही दिया था। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी डिक्शनरी के अंदर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के अंदर तो हम लोग एड्रेसेस इंडेक्स को यूज करके, इंडाइसेस का यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम व्हेन वी कम टू डिक्शनरीज, हमें वहाँ पर कीज का यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, बस समरी दिया गया है ताकि ये यूनिट और अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर पाएँ। थोड़ी कन्फ्यूजिंग यूनिट थी, लेकिन मैंने इसको बहुत 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 आसान बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से कि मैं भी इसको आसानी से रिवाइज कर सकूं, समझ सकूं, अगर मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़े तो। थैंक यू अलॉट। आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। पूरी मेहनत करता हूँ कि आपको वीडियो जैसे बनाई जाए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज यूजुअल। थैंक यू अलॉट।